महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, एक ऐसे साम्राज्य की बात करेंगे जो 3 महाद्वीपों में फैला था। तो वो साम्राज्य का नाम है रोम साम्राज्य। रोम साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला था। कौन कौन से महाद्वीप? एशिया, यूरोप और अफ्रीका। एशिया के पश्चिमी भाग में पूरा यूरोप और अफ्रीका का उत्तरी भाग में रोम साम्राज्य फैला था। अर्थात रोम साम्राज्य काफी बड़ा था। अगर इसकी आकृति की बात करें तो ये अर्धचंद्राकार आकार में फैला था। रोम साम्राज्य किस आकृति में फैला था? अगर हम ये बात करें कि हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी के स्रोत जो है वो पाठ्य सामग्री मतलब पुस्तकों के माध्यम से इसके विषय में हमको जानकारी मिलती है। अभिलेख मतलब जो प्राचीन समय में जो पत्रों पर, जो दीवारों पर, चट्टानों पर, जो धातुओं पर लिखा हुआ मिला चीजें, उनसे हमें जानकारी मिलती है रोम साम्राज्य के विषय में। और कहाँ जानकारी मिलती है? तो जो लोग यात्रा किए, उस क्षेत्र का भ्रमण किए और वहां के विषय में जो जानकारी दिए हैं, तो उन यात्रा वृत्तांतों से भी रोम साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। और भौतिक अवशेष मतलब जो वहां के बिल्डिंग, टूटे फूटे सामान, जो भी मृत भांड वगैरह मिले, यानी मिट्टी के बर्तन वगैरह मिले, वहां के ये सबूत है, वहां की जो जानकारी प्राप्त कराता है रोम साम्राज्य के विषय में। रोम साम्राज्य में एक पौधा था जिसका नाम है पेपायरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपायरस पौधा ये नील नदी के किनारे, मिस्र में बहा करती है नील नदी, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, उसके किनारे ये पौधा उगता था, पेपायरस पौधा। और इस पेपायरस पौधे का प्रयोग लेखन सामग्री तैयार करने के लिए किया जाता था। पेपायरस पौधा नील नदी के किनारे, और इससे लेखन सामग्री बनाया जाता था। बात करते हैं उस समय रोम साम्राज्य के समकालीन, यानी 500-600 ईसा पूर्व पहले की बात है। उस समय रोम साम्राज्य के समकालीन एक और साम्राज्य था जिसका नाम है ईरान साम्राज्य। पश्चिम में आपका रोम साम्राज्य था ईरान साम्राज्य के। तो ईरान साम्राज्य और रोम साम्राज्य दो बड़े साम्राज्य थे। दोनों में से बड़ा आपका रोम साम्राज्य था, और इसका कहीं ना कहीं टक्कर देने वाला एक प्रतिद्वंदी जो था वो ईरान साम्राज्य था। आगे चलकर हम देखेंगे कि यहाँ के शासक यहाँ पर आक्रमण भी करते हैं। अभी फिलहाल जानते हैं कि इन दोनों साम्राज्य को अलग करने वाली जो नदी थी वो फरात नदी थी। इसे हम ऐसे आप कर सकते हैं, दोनों को फर्क करने वाली नदी फरात नदी। तो रोम साम्राज्य और ईरान साम्राज्य को अलग करने वाली जो नदी थी वो फरात नदी थी। और रोम साम्राज्य का जो हृदय है वो भूमध्य सागर को कहा जाता था। रोम साम्राज्य का हृदय भूमध्य सागर को कहा जाता था। ये आपका यूरोप और अफ्रीका के मध्य में ये वाला एरिया भूमध्य सागर के रूप में जाना जाता था। तो रोम साम्राज्य का हृदय इसे क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसी सागर के माध्यम से एशिया के क्षेत्रों में, यूरोप के क्षेत्रों में, अफ्रीका के क्षेत्रों में व्यापार का काम होता था इस सागर के माध्यम से। इसमें नावें चलती थी और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ने का काम यही करता था। जैसे पूरे हृदय में ब्लड को पहुंचाने का काम, आपका पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाने का काम हृदय का होता है, पंप करने का। उसी प्रकार से ये पूरे क्षेत्र को जोड़ने का काम, यानी यहाँ से वाहनों को भेजने का काम, जलपोतों को भेजने का काम भूमध्य सागर का था। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एकदम हृदय जैसा इसका रोल हो जाता है। इसलिए इसे रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता है, भूमध्य सागर। अगर हम रोम साम्राज्य की उत्तरी से दक्षिणी सीमा विस्तार देखें तो उत्तर में रोम साम्राज्य के 2 नदी थे यूरोप में, राइन और डेन्यूब नदी, और दक्षिण में सहारा मरुस्थल तक इसका विस्तार था। सहारा मरुस्थल आपका पड़ता है अफ्रीका में। ये भी याद रखेंगे कि सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो अफ्रीका में। यहाँ रोम साम्राज्य में शुरुआत में 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पर 509 से 27 ईसा पूर्व है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर चुने हुए लोग एक नियम के अनुसार शासन चलाते हैं। इस शासन व्यवस्था को गणतंत्रात्मक बोलते हैं। लेकिन यहाँ कुछ अलग था। यहाँ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, यहाँ अमीर लोगों का एक टोली था, अमीर लोगों का एक समूह था जो शासन चलाते थे। उसी को हम गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। वहाँ अमीर जो धनवान लोग थे वे शासन चलाते थे, और उस शासन व्यवस्था का नाम था गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। इसी शासन व्यवस्था को हम सेनेट के नाम से भी जान सकते हैं। सेनेट का मतलब होता है अभिजात वर्ग या धनवान लोगों का समूह। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में कैसे लोग शामिल थे? अभिजात लोग शामिल थे, मतलब धनवान लोग ही शामिल होते थे। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को एक अन्य शासक ने परिवर्तन कर दिया। जो अमीर लोग पहले शासन कर रहे थे, उस शासन व्यवस्था को खत्म करने का श्रेय जाता है ऑक्टेवियन को। तो ऑक्टेवियन कौन था भाई? तो जूलियस सीजर एक राजा था जिसका पुत्र था, लेकिन अपना पुत्र नहीं, गोद लिया हुआ पुत्र था। गोद लिया हुआ पुत्र को हम लोग बोलते हैं दत्तक, है ना? तो जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन या अगस्टस, दोनों एक ही है। ऑक्टेवियन को ही हम लोग अगस्टस कहेंगे। इसने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अर्थात सेनेट को समाप्त करके एक नए शासन व्यवस्था की शुरुआत की जिसका नाम है प्रिंसिपेट शासन व्यवस्था। प्रश्न आता है प्रिंसिपेट शासन व्यवस्था की शुरुआत किसने की? ऑप्शन मिलेगा जूलियस सीजर, ऑक्टेवियन। तो क्या लगाएंगे? ऑक्टेवियन या अगस्टस। इसने शुरुआत की। कब की? तो 27 ईसा पूर्व। इसने 27 ईसा पूर्व से लेकर 14 ईस्वी तक, मतलब कुल मिलाकर 41 साल तक शासन किया।
रोम साम्राज्य के शासन करने में वहां पर 3 स्तर के खिलाड़ी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। यहाँ खिलाड़ी का मतलब खेल खेलने वाला नहीं है, यहाँ शासन करने वाले लोगों से है। वहां 3 खिलाड़ी कौन थे रोम साम्राज्य के? तो आप ध्यान देंगे, सेनेट, प्रिंसिपेट और साइनिक। आप जानते हैं सेनेट शासन व्यवस्था 509 से 27 ईसा पूर्व के मध्य था, लेकिन इसको चेंज कर दिया था कौन? ऑक्टेवियन ने। और कौन सा शासन व्यवस्था ला दिया? प्रिंसिपेट। मतलब प्रिंस ही मेन होता था, वहां का सम्राट ही मेन होने लगा। पहले धनवान लोग थे, लेकिन बाद में कौन हो गए? प्रिंसिपेट, मतलब एक राजा हेड होने लगा, ठीक है, प्रिंस होने लगा, सम्राट मुख्य होने लगा। और किसी भी शासन को चलाने में सेना का तो अहम रोल होता है। तो यहाँ पर 3 लोगों का मुख्य जिम्मेदारी था, 3 खिलाड़ी रोम साम्राज्य के, सेनेट, प्रिंसिपेट और सैनिक। यहाँ की सेना की बात करें तो रोम साम्राज्य के सैनिक व्यावसायिक सेना अर्थात नियमित वेतनभोगी सेना थी। इनको मंथली पेमेंट मिलता था। कहाँ की सेना को? रोम साम्राज्य के सेना को मंथली पेमेंट मिलता था। मतलब ये व्यावसायिक सेना थी, ये नियमित वेतन भोगी सेना थी, महीना महीना पेमेंट मिलता था। लेकिन इसी के बगल में ईरान साम्राज्य था, वहां देखेंगे नियमित वेतन भोगी सेना नहीं थी, वहां जबरदस्ती बालात उनको सेना में भर्ती किया जाता था। ये सेना जो रोम साम्राज्य की सेना होती थी, इनको सेना के पद पर प्रत्येक व्यक्ति को 25 वर्षों तक सेवा देना पड़ता था। याद रखेंगे 25 वर्ष। रोम साम्राज्य के सैनिकों को कितने वर्षों की सेवा देना पड़ता था? 25 तो 25 वर्षों तक सेवा देना पड़ता था। एक समय था 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, वहां देखते देखते 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 6 लाख सेना हो गई थी। मतलब बहुत ज्यादा सेना हो गई थी, क्योंकि वहां पेमेंट नहीं होता था। तो 6 लाख सेना थी, और ये सेना अक्सर आपस में ही युद्ध करते रहते थे। असंतोष की भावना इनमें आती रहती थी। क्यों आती रहती थी असंतोष की भावना? क्योंकि इनको बेहतर वेतन नहीं मिल पाता था, सभी को, बहुत सारी सेना थी, और बेहतर सेवा स्तर नहीं मिल पाता था। मतलब बढ़िया मनचाहा जगह पर पोस्टिंग नहीं हो पाता था, समझिए। तो असंतोष की भावना होगी ना, किसी के साथ अच्छा भेदभाव हो रहा है, किसी के साथ अच्छा भेद नहीं हो रहा, तो भेदभाव की भावना आता है। तो वैसे अगर भेदभाव की भावना आ रहा है तो बेहतर सेवा स्तर उनको नहीं मिल पा रहा है, तो इस कारण से सैनिक आपस में ही युद्ध करते रहते थे। ऐसा ही हुआ। इस असंतोष के कारण, सेना के असंतोष के कारण 69 ईस्वी में एक के बाद एक 4 शासक परिवर्तन हुए और 4 नए शासक बने एक ही साल के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि रोम साम्राज्य में एक ऐसा वर्ष आया जिसमें 4 शासक परिवर्तन हो गए, गद्दी पर बैठे अलग अलग। तो 69 ईस्वी में 4 शासक चेंज हुए, क्योंकि सेना असंतोष थी और वे अपने सम्राट को नहीं पसंद कर रही थी। अगर सम्राट अगस्टस का बात करें, जिसने प्रिंसिपेट शासन व्यवस्था को चालू किया, उसका दत्तक गोद लिया हुआ का नाम था तिबेरियस। तिबेरियस शासन किया 14 ईस्वी से लेकर 37 ईस्वी तक। इससे पहले हम देखे थे 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी तक शासन किया था अगस्टस। उसके बाद अगस्टस के बाद तिबेरियस 14 ईस्वी से 37 ईस्वी तक। 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी तक अगस्टस शासन किया था ऑक्टेवियन। इसी के काल को शांति एवं उन्नति का काल माना जाता है। इसके काल में पूरा शांत था, मतलब किसी तरह का मतलब मतभेद नहीं था, गृह जैसा भावना नहीं था, विकास का काल रहा अगस्टस का काल। तो याद रखेंगे, शांति एवं उन्नति का काल किसका काल था? वो अगस्टस का काल। अगस्टस के नाम पर ही अगस्त महीना का नाम पड़ा है। और जूलियस सीजर जो इनके पिता थे, अपने पिता तो नहीं थे क्योंकि गोद लिए हुए पुत्र थे, तो जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई महीना का नाम पड़ा है और अगस्टस के नाम पर अगस्त महीना का नाम पड़ा है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत?